हेलो बच्चों, AB99 क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान से। यदि आप इसके पहले के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी क्लिक कीजिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th का जरूर देखिए। तो आज हम लोग इसमें 12th का देखेंगे। हम लोगों का इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। वे यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनका हम लोग जल अपघटन करा दें, तो जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन दें, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है पॉली। क्या है पॉली? का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोक्सी हो, उसके साथ में कीटोन ग्रुप हो, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। और यदि बहुत सारे हाइड्रोक्सी हो, उसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा हो, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल सिंपल सा ये है परिभाषा। वे यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे में बार बार एक प्रकार पूछा जाता है, मोनोसेकेराइड क्या है। तो हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोनोसेकेराइड क्या है। तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सरल होता है। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको हम जल द्वारा अपघटित नहीं कर सकते हैं, जल द्वारा इनका हम लोग खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। ये स्वाद में मीठे तथा जल में विलय होते हैं। यानी कि जो ये होते हैं मोनोसेकेराइड, ये स्वाद में यानी कि हम लोग यदि उसका टेस्ट लें तो हमको मीठे मिलेंगे तथा जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुल जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज हुआ, ये अगर हम लोग खाते हैं तो हमको मीठा महसूस होता है। फ्रक्टोज यदि हम लोग खाते हैं तो हमको मीठा महसूस होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। यानी कि हम लोग एग्जाम्पल में लिख देंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। और हम लोग जानते हैं चीनी वगैरह हम लोग खाते हैं, तो चीनी भी हमारा कैसा होता है, मीठा होता है, जल में घोलने पर विलय होता है। इसका मतलब कि जो चीनी होता है वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। इसके बाद में हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन आता है, फेहलिंग विलयन क्या होता है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन में जानेंगे फेहलिंग विलयन क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप नोट जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग कभी दोबारा उसको नहीं देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फेलिंग विलयन क्या है। फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है। यानी कि जो फेलिंग विलयन होता है ये दो विलयनों का मिश्रण होता है, जो CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन तथा सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट का सूत्र होता है C4H4Na2O6। इसका नाम क्या है, सोडियम टार्टरेट का मिश्रण होता है। यानी कि जो फेलिंग विलेन होता है ये दो विलेनों का मिश्रण होता है। एक विलेन तो CuSO4 और दूसरा विलेन है सोडियम टार्टरेट, या पोटेशियम टार्टरेट को भी हम लोग ले सकते हैं। तो जब हम लोग इसको और इसको मिला देते हैं तो जो हमको विलेन प्राप्त होता है उसका नाम होता है फेहलिंग विलेन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। और आपको भी लगने लगा होगा कि इससे अच्छा कोई परिभाषा नहीं बता रहा होगा। यूट्यूब पर आप कई सारे वीडियो देखेंगे, बहुत ही आसानी से इस पे आपको परिभाषा मिल रहा होगा।
तो हम लोग अब देखते हैं चौथा, इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं। जो इनुलिन होता है उससे हम लोग फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं ये हमको जानना है। तो हम लोग देखते हैं इसको। इनुलिन का तनु HCl द्वारा जल अपघटन कराकर फ्रक्टोज बनाया जाता है। यानी कि जो इनुलिन होता है इसको यदि हमको बनाना है, इनुलिन जो यानी कि जो इनुलिन होता है इसका हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा यदि जल अपघटन करा दें, क्या करा दें, जल से अपघटन करा दें, तो हमको फ्रक्टोज प्राप्त हो जाए, यानी कि फ्रक्टोज बन जाएगा। जैसे हम लोग इनुलिन का सूत्र देखेंगे, C6H12O5 डॉट, यहाँ यन है, यन का मतलब होता है जितने भी हम लोग यहाँ पर संख्या में ले उतने ही हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये है इनुलिन का सूत्र। तो इनुलिन को हम लोग जल अपघटन जब कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 5 है। होगा क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो 12 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H12O6, और इसी को हम लोग क्या कहने लगेंगे, फ्रक्टोज। ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो ये तनु HCl की उपस्थिति में, ये जो है ये तनु है, क्या है, तनु HCl की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये है हमारा इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त होता है, बिल्कुल ही आसानी से। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन है, शर्करा क्या होता है। यानी कि शर्करा को हम लोग जानेंगे कि शर्करा क्या होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है भौतिक गुण के आधार पर हम लोग उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है शर्करा और दूसरा होता है अशर्करा। यह शर्कराएं या अशर्कराएं। तो यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आप जैव अणु वाले चैप्टर को जरूर पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, शर्कराएं एवं अशर्कराएं। तो हम लोग शर्करा के बारे में जान लेंगे कि शर्करा क्या होता है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय, स्वाद में मीठे तथा क्रिस्टलीय होते हैं शर्कराएं कहलाती हैं। यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम लोग क्या हो, जो जल में विलय हो, यहाँ पर विलय इसमें रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, इस पे मात्रा रहेगा, जल में विलय, स्वाद में मीठे तथा क्रिस्टल के रूप में हो, क्रिस्टल ठोस के रूप में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और जब बात आएगी अशर्कराएं किसे कहते हैं, तो यही इसी का उल्टा कर दीजिए। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में कम विलेय होते हैं, कि अल्प विलेय होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, यानी कि स्वादहीन होते हैं तथा अक्रिस्टलीय होते हैं, अशर्कराएं कहलाते हैं। तो शर्करा भी हम लोग जान लिए हैं, अशर्करा इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है 7वां नंबर, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5OH समूह होता है। यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में 5OH समूह होता है। उससे पहले हम लोग ये जान ले ग्लूकोज का संरचना कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज का संरचना देखेंगे। ग्लूकोज का संरचना ऊपर होता है एल्डिहाइड, उसके बाद में COH, इधर H, फिर उसके बाद में H, इस तरफ OH, इसके बाद में OH, O, यहाँ O नहीं रहेगा, सॉरी H रहेगा सिर्फ, उसके बाद में COH, इसके बाद में यहाँ H, CH2OH। तो ये है ग्लूकोज का सूत्र। हमको ये सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो 1, 2, 3, 4 और ये भी लेकर 5, यानी कि हमको कितना सिद्ध करना है, 5 OH समूह होता है, इसको सिद्ध करना है। तो ये है ग्लूकोज का सूत्र, अभी हम लोग ये भी देखेंगे। और हमको यही बात सिद्ध करनी है कि 5 OH होता है। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CHO, और ये देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम लोग लिख देंगे C, इधर H और इधर OH, ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे 4,
और उसके साथ में CH2OH। इस तरह से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे 4 था, इसको हम लोग एक ही साथ लिख दिए हैं। या बुक में कुछ इस प्रकार भी लिखा होता है CHOCH4, उसके बाद में CH2OH। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसी संरचना भी बना सकते हैं। तो हम लोग यही जब सिद्ध करना है कि इसमें 1 2 3 4 5 OH होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे, जब ग्लूकोज की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा को मतलब 5 से कराते हैं तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध है कि ग्लूकोज में 5OH उपस्थित होता है। यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया पेंटाक्लोराइड से करा देंगे तो हमको पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है, और जिससे ये पता चल जाता है हमको कि उसमें 5OH था। तो हम लोग यही बात यहाँ पर जानेंगे। जैसे मैं इसमें लिख भी दिया हूँ। अभी जो दूसरी संरचना हम बनाए थे तो इसी प्रकार से बनाए थे, CHO, फिर उसके बाद में C, और यहाँ पर कितना हो गया 4, और उसके बाद में CH2OH। ये है हमारा ग्लूकोज। अभी भी यहाँ पर हम बना के दिखाए थे ये वाली संरचना। इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने यही बना दिया है ना। इसको जो हम लोग 5 पेंटाक्लोराइड यानी कि 5 अणु फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो OH यहाँ पर जुड़ा हुआ था, OH के हटने से यहाँ पर Cl जुड़ गया है। और ये किस तरह से जुड़ा होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सब जगह पर Cl जो है, OH हट के हर जगह पर Cl जुड़ गया होगा। लेकिन ये कितने Cl होंगे, ये 4 Cl होंगे। कितने Cl? 4 Cl यहाँ पर, 3 और 1 4, और इसके बाद में एक बाहर। देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, 4 Cl यहाँ पर है और 1 Cl बाहर है, जिससे हमको ये बात सिद्ध हो रही है कि यहाँ से 5OH निकल गया होगा। कितने OH? 5OH। वो 5OH हमको बाहर मिलेगा और ये हमको प्राप्त हो जाएगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। और इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ग्लूकोज में 5OH होता है। और इसके बाद में अब बचा क्या क्या हुआ है, 5POCl3 बचा हुआ है, प्लस में 5HCl बचा हुआ है। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, सर ये कैसे बच गया है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे ये बचता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना लिखेंगे, CHO, CHOH, CHOH, ऐसे हम कुछ बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। CHOH, CH2OH, ये लास्ट वाला था। अब होता क्या है, जब हम लोग 5 अणु PCl3 से क्रिया कराते हैं, PCl5 से, सॉरी, तो यहाँ पर फास्फोरस कितना है, 5 एकन्नम, फास्फोरस की संख्या 5, और यहाँ क्लोरीन की देखेंगे तो 5 पचहम 25, यानी कि Cl कितना है, 25 है। इसमें से होता क्या है, 5 Cl निकलता है, यानी कि बचेगा 20 Cl। 5 Cl यहाँ से निकलेगा और इसको बाहर निकाल कर इन सब को बाहर निकाल कर यहाँ आके जुड़ जाएगा। और हम लोग दिखा देंगे कुछ इस प्रकार से, CHO, CH, Cl, CHCl, CH, Cl, CH, Cl, और उसके बाद में CH2Cl। तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये जो OH था, ये सब OH निकल के यहाँ पर क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये 25 था, इसमें से अभी बचा कितना हुआ है, अभी 20 बचा हुआ है। 20 में से यहाँ पर यदि आप देखिए तो इसमें लिखा है 5POCl3, तो 5 15, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन कितना जुड़ गया है, 15 जुड़ गया है, यानी कि 5POCl3 ये निकल रहा था। 5 15 क्लोरीन बाहर निकल गया है। और जो ऑक्सीजन है कितना है, 5 एकन्नम 5, ये 5 ऑक्सीजन कहाँ से आए होंगे,
1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन और हमको ये प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में भी हाइड्रोजन बचा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ पर अभी सिर्फ 15 क्लोरीन जुड़ा है ना, अभी 5 क्लोरीन भी बचा हुआ है। तो उस 5 क्लोरीन से 5 हाइड्रोजन मिलके बना लेगा 5HCl, जो बात हम यहाँ लिखे हैं। देखिए 5POCl3 प्लस में 5HCl और इससे हमको पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त होता है और ये सिद्ध भी हो जाता है कि इसमें 5OH समूह होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई है। यदि ये वीडियो समझ में आ रहा हो और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। इसके बाद में हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर। यानी कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो होता है इन दोनों का सूत्र तो सेम होता है। दोनों का सूत्र मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। दोनों का सूत्र होता है C6H12O6। इसका भी यही होता है, इसका भी होता है C6H12O6। तो इनमें दोनों की संरचना में हम लोग अंतर देखेंगे कि संरचना में क्या अंतर है। जब हम लोग ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं तो हम लोग एक लाइन से सबसे पहले संरचना बनाने की प्रक्रिया भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन थे? 6 थे। यहाँ पर HO जोड़ देंगे, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ OH एक को छोड़ देंगे और OH, फिर 2 पर OH लिखेंगे और लास्ट में CH2OH लिख देंगे। अब जहाँ ये बचा हुआ है यहाँ पर सिर्फ H लगाएंगे और इस तरफ OH जोड़ देंगे और बाकी जगहों पर H, और इससे हमको इस तरह का ग्लूकोज का सूत्र पता चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग को फ्रक्टोज का बनाना होगा तो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होगी। हम लोग वही बनाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 6। लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते थे? CH2OH, ये बात भी लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ तक हम लोग सेम लिखेंगे, बिल्कुल कुछ भी बदलना नहीं है। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे OH OH, उसके बाद में H OH, जैसे जैसे ग्लूकोज में हम लोग बनाए थे उसी तरह से बिल्कुल लिखेंगे। बस यहाँ से हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, इन दोनों को हमको कुछ करना होगा। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है इसको हमको उठा करके यहाँ लाना होगा और यहाँ लाने से हमको क्या मिलेगा? CH2। एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, यहाँ पहुँचा तो CH2 हो गया और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया तो OH हो गया। क्या हो गया? OH। और ये अभी ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा इस तरह से बना लेगा और इस संरचना को हम लोग कहने लगेंगे फ्रक्टोज। तो आशा करता हूँ आपको ये संरचना समझ में आया होगा। हम यहाँ बना भी दिए हैं पहले से, ये आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल लाइन से है। ऊपर एल्डिहाइड एक को छोड़े थे, बाकी सब में OH OH जोड़ दिए हैं। इधर जहाँ इधर H है इधर OH हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब हम लोग फ्रक्टोज की तरफ आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला होगा और यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया और इधर का हाइड्रोजन इसके पास आ गया और CH2 हो गया है। तो ये था फ्रक्टोज का सूत्र और ये था ग्लूकोज का सूत्र। थोड़ा सा इसमें और अंतर हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन फर्स्ट पर हमको देखने को मिल रहा है एल्डिहाइड और इसमें देखेंगे तो कार्बन फर्स्ट पर हमको एल्कोहल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? कीटोन, क्योंकि हम लोग कीटोन को जानते हैं कैसे होता है। कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R, दोनों तरफ हमको कार्बन की चेन मिलेगी। अगर इसको हम लोग इस तरह कर दें तो इस तरह करने पर हमको दिखाई देगा एक इधर को कार्बन की श्रृंखला चली गई है, एक इधर कार्बन की श्रृंखला और बीच में O लगा हुआ है। ऐसे यहाँ देखेंगे तो इधर भी कार्बन की श्रृंखला और इस तरह भी कार्बन की श्रृंखला, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। तो यही था इन दोनों की संरचना में अंतर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं महत्वपूर्ण वीडियो
का नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण वीडियो के क्वेश्चन आंसर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।